ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश में कांग्रेस। अभी हाल ही में आपने देखा है कि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए और दिल्ली एक क्या केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ विधानसभा में 70 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। और यहाँ आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है। आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही है। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन उसका वोट परसेंट बढ़ा है और ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस मजबूत हुई है थोड़ी, तो उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को हुआ है। और कहा जा रहा है कि 16 से 17 सीटें आम आदमी पार्टी कांग्रेस की वजह से हारी है। और अगर आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो ये राजनीति की बातें हो रही हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लिया करिएगा। बेलगाम होते जा रहे कोचिंग संस्थान। तो हाल ही में इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थानों में से एक फिटजी के कई सेंटर बीच सत्र में ही अचानक बंद हो गए हैं और इससे लाखों की संख्या में छात्रों की पढ़ाई तो अधर में लटकी ही है, अभिभावकों का विश्वास और उनकी वित्तीय स्थिति भी हिल गई है। फिटजी के प्रभावित होने वाले केंद्र दिल्ली के साथ साथ नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, भोपाल, पटना आदि शहरों के हैं और जिनमें एक एक सेंटर में छात्रों का आंकड़ा हजारों तक पहुंच रहा था। लगभग 3 लाख प्रति छात्र सालाना शुल्क वसूलने वाले इस कोचिंग संस्थान ने जेई और नीट यूजी की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थानों के बीच अपनी एक खास छवि स्थापित की कर ली थी। पर अभिभावकों के सपनों को पूरा करने और युवा भविष्य को तराशने का काम करने वाले इस संस्थान को अब संदेह की निगाह से देखा जा रहा है। नोएडा पुलिस ने अब देखिए संस्थान के संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके बैंक खाते सीज कर दिए हैं। जांच के दौरान पुलिस को अलग अलग बैंकों में फिटजी के सैकड़ों बैंक खाते मिले हैं। कहा जा रहा है कि कई महीनों से वेतन न मिलने की स्थिति में हताश शिक्षकों द्वारा सामूहिक त्यागपत्र के कारण कई सेंटरों पर ताले पड़ गए। छात्रों, अभिभावकों की शोर मचाने पर अन्य केंद्रों से शिक्षकों को लाने का प्रयास किए गए, लेकिन वे नाकाम रहे और इस स्थिति में प्रशासन के पास कोचिंग सेंटरों का संचालन बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहा और कोई ठोस कानून और नियमावली के अभाव में पुलिस एवं प्रशासन अभिभावकों को कोरी सांत्वना के अलावा कुछ भी नहीं दे पाए। और देखिए, सत्र खत्म हो जाता, उसके बाद आप देखिए बच्चों के पेपर हो जाते, उसके बाद बंद कर देते, कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन बीच में आपने जो बंद कर दिया ना, अभी पेपर आने वाले हैं, वो परेशानी है। प्रतिष्ठित आईआईटी संस्थान में प्रवेश की गला काट प्रतिस्पर्धा का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि प्रतिवर्ष लगभग 14 लाख के आसपास छात्र आवेदन करते हैं। इनमें से लगभग 1% ही आईआईटी में प्रवेश पा पाते हैं। यह एक अलग विषय है। प्रतियोगी परीक्षा के दुर्गम होते स्तर से प्रतियोगिता के मुख्य उद्देश्य सर्वोत्तम प्रतिभा चयनित करने की पूर्ति हो रही है या नहीं, लेकिन इतना अवश्य है कि छात्रों एवं अभिभावकों की कोचिंग संस्थानों पर निर्भरता बढ़ गई है और जैसी प्रतिस्पर्धा जेई को लेकर देखने को मिलती, वैसे ही नीट यूजी को लेकर है और कठिन प्रतिस्पर्धा के चलते सतत मानसिक दबाव से जूझ रहे किशोरों में मानसिक अवसाद, आत्महत्या की प्रवृत्ति जैसे बढ़ते विकार किसी से छिपे नहीं है। आए दिन आप बच्चों के आत्महत्या के मामले सुनते रहते होंगे और 24 से 25 लाख आप देखते हैं लोग फॉर्म देते हैं, क्या नीट का फॉर्म भरते हैं। और लुहावने बातों के सारे कठिन प्रतिस्पर्धा को भुनाने वाले कोचिंग संस्थान आज शिक्षा तंत्र में विद्यालयों को अप्रासंगिक कर स्वच्छंदता से पनप रहे हैं और इसकी पुष्टि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में गड़बड़ी के बाद गठित की गई उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट से होती है। इस समिति ने कहा
कि कोचिंग संस्थानों की कार्यप्रणाली से संबंधित विशेष नीति बनाई जानी चाहिए, क्योंकि उनको उनके द्वारा एक समानांतर शैक्षणिक प्रणाली निर्मित कर ली गई है जो सीनियर सेकेंडरी स्तर की स्कूली शिक्षा के लिए घातक साबित हो रही है। एक समानांतर प्रणाली के कारण विद्यार्थियों की स्कूली उपस्थिति में भी कमी आई है। बीते दिनों शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति ने भी शिक्षा संस्थानों और कोचिंग संस्थानों के बीच बढ़ते गठजोड़ पर गहरी चिंता जताई और केंद्र सरकार से दोनों के नापाक गठजोड़ को खत्म करने की सिफारिश की। और इस समिति ने इस पर भी जोर दिया कि कोचिंग संस्थानों के साथ मिलकर काम करने वाले शिक्षा संस्थानों की पहचान कर उनकी मान्यता रद्द की जाए और उन्हें मिलने वाली वित्तीय मदद रोकी जाए। आज को कोचिंग संस्कृति की यही स्थिति है कि छात्र स्कूल जाएं या ना जाएं, परंतु कोचिंग उनकी दिनचर्या का अनिवार्य अंग बन चुकी है। 2023 में फिटजी का राजस्व लगभग 550 करोड़ रुपए दर्शाया गया था। देश में फिटजी जैसे अन्य कोचिंग संस्थान भी हैं जो मोटा मुनाफा कमाते हैं, लेकिन वे किसी संवैधानिक एजेंसी द्वारा विनियमित नहीं है। कोचिंग संस्थानों पर उपभोक्ता संरक्षण एवं वाणिज्यिक कानून भी प्रभावी रूप से लागू नहीं पा रहे हैं और नतीजन समय समय पर छात्र ठगे जाते हैं। गत वर्ष दिल्ली में कोचिंग संस्थान के जरिए सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे 3 विद्यार्थियों की उसके बेसमेंट में पानी भरने से मौत हो गई थी। और आप देखते हैं कि इसके पहले शैक्षणिक स्टार्टअप बायजूस दिवालिया घोषित हो गया था। कोचिंग संस्थानों के मनमाने तरीके से संचालन से छात्रों को केवल वित्तीय हानि ही नहीं उठानी पड़ती, बल्कि उनके समय की भी बर्बादी होती है। छात्रों के साथ अभिभावक के सपनों पर भी पानी फेरता है और ऐसे में कोचिंग संस्थानों की मनमानी को महज आर्थिक हानि नहीं माना जाना चाहिए। और ऐसे छात्रों के भविष्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को देखते हुए कोचिंग संस्थानों के अनुचित कार्यों को गंभीर अपराध की श्रेणी में लाया जाना चाहिए और इसके बिना इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। और छात्रों और अभिभावकों के विश्वास को मजबूत करने के लिए कोचिंग संस्थानों को किसी ठोस कानूनी नियमावली के दायरे में लाया जाना आवश्यक है और इस नियमावली में फीस, शैक्षिक गुणवत्ता के मानक, पाठ्यक्रम, स्टाफ का वेतन आदि महत्वपूर्ण बिंदु शामिल होने चाहिए। गुरुओं के देश भारत के शैक्षणिक तंत्र की वर्तमान चुनौतियों का सामना किए बिना समाज के महत्वपूर्ण स्तंभ शिक्षण एवं छात्रों के अधिकारों को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। लेखिका, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता है, इनका नाम है डॉक्टर तुलसी भारद्वाज। इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है। और आप मुझसे भी पूछते रहते हैं भैया कौन सी कोचिंग हमें ज्वाइन करनी चाहिए, आप नाम बता दीजिए। मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि उस कोचिंग के बारे में थोड़ा रिसर्च कर लिया करिएगा। ये मत देखा करिए कि देखिए उसके यहाँ टॉपर की फोटो लगी है, आप एडमिशन ले लिया, वो कुछ भी बोल रहा है, वो उस लेवल का पढ़ा रहे हैं जिस लेवल का आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है या नहीं पूछा जा रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि आजकल आप देखिए टॉपर्स की फोटो तो हर जगह देखने को मिलती है। हर कोचिंग कहती है हमारे यहाँ से टॉपर्स निकलते हैं। आत्म परिष्करण का अर्थ है शोधन या फिर परिमार्जन। विविध विषय से दोषों का परिष्कार करने की प्रक्रिया आत्म परिष्करण कहलाती है। इस विकारी जगत में एक परमात्मा ही निर्विकार है और उसका अंश होने से आत्मा भी उन्हीं गुणों से परिपूर्ण है, किंतु देहिक बंधन में सांसारिक माया की वशीभूत कलुष भाव को प्राप्त हो जाता है। एक कलुषताएं बाह्य और आंतरिक रूप से तन, मन एवं आत्मा को कलुषित कर देती है, जिसका दुष्प्रभाव मानव के आचरण और क्रियाविधि पर पड़ता है और जिससे बाह्य जगत भी प्रभावित होता है। आंतरिक कलुषताएं स्वयं और समाज दोनों को अधिक क्षति पहुंचाती हैं। आत्म परिष्करण इनमें बचने का एकमात्र साधन है। आत्मा समीक्षा आत्म परिष्करण का प्रथम सोपान है। रात्रि में शयन से पूर्व हर व्यक्ति को दिन में किए गए कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि हमें दिन में ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे रात्रि में अनिद्रा का शिकार ना होना पड़े और जीवन भर ऐसे काम करने चाहिए जिससे अंतिम समय में जीवन निरर्थक होने का पश्चाताप ना हो। आत्म परिष्करण से जीवन में देवत्व का प्रवेश होता है, चिंतन में औदार्य तथा आचरण में शुचिता का आगमन होता है। जीवन सौंदर्य निखारने वाली आत्म परिष्करण की प्रक्रिया सार्वकालिक है और जिस पर सर्वाधिक प्रभाव सत्संग का पड़ता है। सज्जनों का सानिध्य और विद्वानों के वचन विकारों से मुक्ति प्रदान कर जीवन में उदात्त भाव की सर्जना करते हैं। फिर यही अंधकार से प्रकाश तथा मृत्यु से अमरत्व की यात्रा के साधन बन जाते हैं। निंदक निये राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी सब साबुन बिना निर्मल करे सुभाए, कहकर संत कबीर ने निंदक को आत्म परिष्करण का सबसे बड़ा साधक स्वीकार किया और अतएव निर्मल आत्मिक संचेतना के लिए आत्म परिष्करण मानव का स्वभाव बनना चाहिए। डॉक्टर सत्यप्रकाश मिश्र, इनके द्वारा लिखा गया अच्छा आर्टिकल है, इंटरेस्टिंग। ये हताश निराश करती देरी
और देखिए यह निराशाजनक है कि पूर्व एवं वर्तमान विधायकों और सांसदों के आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए गठित की गई अदालतें उनके मामले का समय पर निपटारा करने में विफल साबित हो रही है। और इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किए गए एक शपथ पत्र के अनुसार जनप्रतिनिधियों के आपराधिक मामलों की सुनवाई कर रही एमपी एमएलए अदालतों में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं दिख रही है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। ऐसे जनप्रतिनिधियों के करीब 5000 मामले लंबित चल रहे हैं। अपेक्षा यह की गई है कि इन मामलों की सुनवाई त्वरित गति से होगी, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। एमपी एमएलए अदालतें और जनप्रतिनिधियों के मामले की सुनवाई करने के स्थान पर अन्य मामलों का निपटारा करने में लगी हुई है। एक समस्या यह भी है कि इन अदालतों में जनप्रतिनिधियों के आपराधिक मामलों की सुनवाई रहकर स्थगित होती रहती है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि जनप्रतिनिधि अदालतों के समक्ष पेश होने से इंकार करते रहते हैं। यह स्थिति तो एमपी एमएलए अदालतों के गठन के औचित्य को ही निरर्थक सिद्ध करती है। यह निरर्थकता इसलिए चिंतित करने वाली है क्योंकि कुछ वर्षों पहले सुप्रीम कोर्ट ने सभी उच्च न्यायालयों को यह निर्देश दिया था कि वे यह देखें कि उनके अधिकार क्षेत्र की एमपी एमएलए अदालतें पूर्व एवं वर्तमान विधायकों सांसदों के आपराधिक मामलों का निस्तारण समय से करें। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों से यह भी कहा था कि वे इन अदालतों से समय समय पर प्रगति रिपोर्ट भी लेते रहें। ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय अपने इस दायित्व का निर्वहन सही तरह से नहीं कर पा रहे हैं। समय समय पर ऐसे समाचार तो आते रहते हैं कि उच्च न्यायालय ने एमपी एमएलए अदालतों को जनप्रतिनिधियों के मामलों के निपटारे में तेजी लाने को कहा है, लेकिन इसके कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आ सके। समझना कठिन है कि जिन अदालतों का गठन ही कुछ विशेष मामलों के निस्तारण के लिए हुआ, वे उनकी सुनवाई में प्राथमिकता का परिचय क्यों नहीं दे रही हैं। उचित यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इन अदालतों को स्पष्ट निर्देश दे कि वे जनप्रतिनिधियों के मामले की सुनवाई एक निश्चित समय सीमा में करें, और ऐसा हो इसके लिए उच्च न्यायालयों को निर्देशित कर यदि ऐसा कुछ नहीं किया जाता तो राजनीति के अपराधीकरण को रोकना बहुत कठिन होगा। और इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि विधानमंडलों में आपराधिक छवि एवं अतीत वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या तेजी से बढ़ती चली जा रही है। इस समय संसद में दागी कहे जाने वाले सांसदों की संख्या 250 से अधिक है, और इनमें से आप देखिए 170 वे हैं जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं। यह स्थिति लोकतंत्र का उपहास उड़ाने वाली ही है, इसलिए और भी अधिक क्योंकि अब तो गंभीर आपराधिक मामलों में जेल में बंद लोगों को चुनाव प्रचार के लिए भी जमानत देने का सिलसिला कायम हो गया है। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिए। बीपीएल का चयन। हिमाचल प्रदेश में अप्रैल से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार बीपीएल परिवारों का चयन किया जाना है। इसके लिए पंचायती राज विभाग ने ऐसे परिवारों के चयन के लिए प्रारूप तैयार किया। इसमें 1.5 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवार और नकदी एकल नारी, विधवा महिलाएं, दिव्यांग और गंभीर बीमारी से पीड़ित परिवार के मुखिया वाले परिवारों को शामिल किया जाएगा। प्रारूप में इन परिवारों के चयन के लिए ग्राम सभा के पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। बीपीएल में शामिल होने के लिए शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य किया गया है। यदि शपथ पत्र गलत पाया जाता है तो आपराधिक मामले दर्ज करने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री व पंचायती राज मंत्री को की स्वीकृति के बाद इसे अधिसूचित किया जाएगा। सरकार गरीबों के लिए कई योजनाएं शुरू करती है, लेकिन पात्रों तक इसका लाभ पहुंच पाता है इस ओर किसी का ध्यान नहीं होता है। कई बार स्थानीय स्तर पर राजनीतिक दबाव के कारण अपात्रों का भी बीपीएल में चयन कर दिया जाता है और पात्र सुविधा से वंचित रहते हैं। बीपीएल परिवारों के लिए कोटा निर्धारित होता है। ऐसे में अपेक्षा है कि पूर्व में इस सूची में शामिल परिवारों को स्वयं ही बीपीएल के दायरे से बाहर हो जाना चाहिए ताकि अन्य पात्र परिवारों को इनका लाभ मिल सके। इसके अलावा बीपीएल परिवारों के चयन में पूरी पारदर्शिता अपनाई जाए। आशा की जानी चाहिए कि इस बार पात्र परिवारों का चयन हो। देख लीजिए, देखिए हिमाचल प्रदेश से शिमला इसकी राजधानी, दूसरी धर्मशाला है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती। राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 4 सीटें हैं। डिजिटल उपवास की सार्थक मुहिम। किसी भी सकारात्मक कार्य को करने के लिए साझा मुहिम की दरकार होती है और मिलजुल कर की गई कोशिशें न केवल समग्र परिवेश की भागीदारी सुनिश्चित करती हैं बल्कि सफल भी होती हैं। तकनीक की लत्ती बनते बच्चों बड़ों के बढ़ते आंकड़े के चलते डिजिटल उपवास के मोर्चे पर भी अब मिलकर कदम उठाने की स्थितियां बन गई हैं। और ये तो आप लोग भी अनुभव करते होंगे। एक दिन अगर हमारा इंटरनेट ना चले ना, हमारे हाथ में फोन ना रहे तो कैसे लगता है? ऐसे लगता है दुनिया खत्म होने वाली है।
बीते दिनों महाराष्ट्र के सांगली जिले के एक गांव के लोगों ने स्क्रीन से दूरी बनाने को लेकर एक सार्थक पहल की शुरुआत की। डिजिटल डेटा डिटॉक्स के माध्यम से स्क्रीन समय घटाने की राह चुनी। गौरतलब है कि मोहित्यांचल बड़ गांव में हर रात 7 बजे सायरन बजते ही लोग स्मार्टफोन और दूसरे इलेक्ट्रिक उपकरण बंद कर देते हैं। तकनीक की नियत और सही इस्तेमाल की यह मुहिम सचमुच महत्वपूर्ण है। सामाजिक मेलजोल को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल गतिविधियों के बीच रहे असीमित समय से बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं से बचाने वाली है। भारत ही नहीं, आप देखते हैं कि दुनिया के हर हिस्से में बसे लोगों के जीवन में ऐसा कोई पहलू नहीं है जो वर्चुअल व्यस्तता के दुष्प्रभाव से बचा हो। लोग तकनीक के इस जाल में फंसकर अपनों से दूर हो रहे हैं, अपने आप को खो रहे हैं, क्लिक क्लिक की धुन में जीवन की सहजता भुला बैठे, स्क्रीन पर हर पल कुछ ना कुछ देखते हुए अपने परिवेश से कट रहे हैं। नतीजन देश दुनिया में डिजिटल डिटॉक्स से जुड़ी मुहिम देखने को मिल रही है। तकनीकी व्यस्तता से बचने का पाठ राजस्थान में ब्रह्मा कुमारी सिस्टर्स स्कूल और कॉलेज के में भी पढ़ाया जा रहा है। वहाँ डिजिटल डिटॉक्स, हेल्थ एंड अवेयरनेस और सेल्फ एम्पावरमेंट टू डिजिटल डिटॉक्स जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कर्नाटक सरकार भी गेमिंग और इंटरनेट मीडिया के सही इस्तेमाल की सजगता के लिए इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम के साथ डिजिटल डिटॉक्स पहल कर चुकी है। वस्तुतः लोगों को जोड़ने के मोर्चे पर जीवन का हिस्सा बनी तकनीक अब दूरियां बढ़ाने लगी है। स्मार्ट स्क्रीन मित्रों, परिजनों और सगे संबंधियों को दिया जाने वाला समय चुरा रही है। वर्चुअल व्यस्तता का असर आपराधिक घटनाओं की लिप्तता से लेकर सामाजिक जीवन में बढ़ते अकेलेपन तक दिखने लगा है। साझे प्रयास ही लोगों को इस जाल से निकाल सकते हैं। वर्तमान में तनाव, व्यग्रता और पोस्चर से जुड़ी समस्याओं का एक कारण स्मार्ट स्क्रीन स्क्रॉलिंग भी है। इतना ही नहीं, रात को बिस्तर पर जाने के बाद भी घंटों स्मार्ट स्क्रीनिंग में ताकना नींद की कमी और आंखों से जुड़ी बेवधियां को बढ़ा रहा है। दुनिया भर की अपडेट्स देखते रहना मन को अशांत कर मानसिक तनाव का शिकार बनाता है। स्वास्थ्य समस्याओं के चलते कई देशों में तो महंगी, ये आप देखिए, फीस चुकाकर डिजिटल डिटॉक्सिंग की सेवाएं ली जा रही हैं। देख लीजिए, आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा। देखिए, आप देखिए टिप्पणियां हैं, देखना हुआ कर तो देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन बताया ना, टेलीग्राम पर मिल जाती है, वहां से देख लिया करिएगा। ट्रंप की नीतियों के पीछे जिम्मेदार कारक, आजकल डोनाल्ड ट्रंप की भी खूब चर्चाएं हो रही हैं। अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौर को देखें तो वह अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, और उसमें भी सबसे प्रबल फैक्टर जो ट्रंप ने जोड़ा हुआ है कि आर्थिक राष्ट्रवाद। ट्रंप अमेरिकियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि अमेरिका के संसाधनों पर अमेरिका उसके लोगों का हक है और उसे व्यर्थ के कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। ट्रंप अमेरिका के सुपर पावर स्टेटस को कायम रखने के लिए एक विशुद्ध आप देखेंगे, एक विशुद्ध अमेरिकी आइडेंटिटी और सॉलिडेरिटी की राह पर देश को चलाना चाहते हैं। ट्रंप इसके लिए बहुसंस्कृतिवाद के सिद्धांतों को तिलांजलि भी देने को तैयार हैं, क्योंकि उनके हिसाब से राष्ट्रीय हित से बढ़कर कुछ नहीं है। ट्रंप एक विशेष प्रकार के विशेष क्षेत्रीयवाद को हवा दे रहे हैं और जिसमें जेनोफोबिया है, एंटी एलजीबीटी सेंटीमेंट। अमेरिकी गौरव के लिए वह देश के लोगों से गुहार लगा रहे हैं। ट्रंप के इसके लिए वैश्विक लोकतांत्रिक मूल्यों, वैश्विक सरोकारों से भी किनारा करने के लिए तैयार हैं। वैश्विक मूल्यों पर वहीं तक काम करना चाह रहे हैं ट्रंप जहां तक कि वह अमेरिका के हितों में से मेल खाता है। दूसरा प्रमुख कारण जो ट्रंप को कठोर आर्थिक नीतियों को लागू करवाने को मजबूर कर रहा है और कनाडा, मैक्सिको और चीन जैसे देशों को झटका देने की बात कर रहा है। दिसंबर 2024 में अमेरिका के व्यापार घाटे में 24% की वृद्धि हो गई, और जो केवल दिसंबर में 98.4 अरब डॉलर थी। अमेरिका के आयात में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है, निर्यात में गिरावट। दुनिया के देशों में अमेरिका का सामान कम जा रहा है और अमेरिका में ज्यादा आ रहा है। इससे अमेरिका बढ़े हुए इंपोर्ट बिल का सामना कर रहा है। जापान के साथ अमेरिका इस समय 68 अरब डॉलर का व्यापार घाटा झेल रहा है। जब आप लोग बेचेंगे कम, खरीदेंगे ज्यादा, तो घाटे में रहेंगे ना। और उसको व्यापार घाटे में चीन, कनाडा, मैक्सिको, भारत भी लगातार झटका दे रहे हैं। इसलिए ट्रंप में बौखलाहट सी आ गई है और ये विकासशील देश अमेरिका जैसी सुपर पावर को मार्केट एक्सेस देने में कोताही करेंगे तो क्या हम इन्हें छोड़ेंगे? ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग तक कह दिया, लेकिन दर्द के साथ। वह दर्द तब दिखता है जब ट्रंप भारत से अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ में कमी करने की बार बार दोहराते पाए जाते हैं।
और इस बार इंडिया ने कुछ अमेरिकी गुड्स पर टैरिफ में कमी कर दी, क्योंकि मोदी की अमेरिकी यात्रा में कई बड़े सामरिक लक्ष्य पर काम करने की सहमति भी बनानी है। दूसरी तरफ ट्रंप ने जापान को भी कह दिया कि व्यापार घाटा घटाना है। इस पर जापान ने अमेरिका में $1 लाख करोड़ का निवेश करने का वादा भी कर दिया। ट्रंप की आर्थिक असुरक्षा की भावना इससे भी आंकी जा सकती है कि उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि जापान का निप्पल स्टील पिट्सबर्ग हेड क्वार्टर्स यूएस का स्टील का $14 अरब में अधिग्रहण नहीं करेगा, बल्कि अमेरिका में निवेश करेगा। इसके तहत डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस एड द्वारा दी जाने वाली मानवतावादी सहायता के लिए फंडिंग न देने का निर्णय करते हुए यूएस एड के 10,000 कर्मचारियों में कमी करते हुए उसे 300 तक करने का एक निर्णय लिया। ट्रंप का कहना है कि यूएस एड पिछले कुछ समय से लगातार मूर्खतापूर्ण फंडिंग दुनिया भर में बांट रहा है, जो कहीं से तार्किक नहीं है। अमेरिका का यह पैसा फालतू कार्यों पर खर्च नहीं होना चाहिए, ऐसा ट्रंप का मानना है। इजराइल में जातिगत हिंसा सुलझाने में यूएस एड ने $500 अरब दिए हैं। चीन के वुहान लैब में बैट वायरस रिसर्च के एक एनजीओ इन्वायरमेंट हेल्थ अलायंस को $50 लाख दिए हैं। अलकायदा से संबद्ध एक समूह को $1 करोड़ की फंडिंग यूएस एड ने दी है। ट्रंप प्रशासन इस बात पर भी खपा है कि कैसे यूएस एड ने इन सब कार्यों के लिए इतनी रकम दी है। $20 लाख ग्वाटेमाला में एलजीबीटी ग्रुप को दिया गया। कई लाख डॉलर एलजीबीटी समुदाय को अलग अलग प्रकार के सक्रियतावादी विरोध प्रदर्शन और अन्य चीजों के लिए दिया गया। एलन मस्क ने भी इस पर कहा कि यह क्रेजी वेस्ट ऑफ टैक्स मनी है। यहां पर ब्रिटेन का ध्यान आता है। ब्रिटेन क्यों यूरोपीय यूनियन से बाहर निकाला था। यूरोपीय यूनियन में ब्रिटेन को उसके ईयू बजट का 10 से 12% देना पड़ रहा था। वह लगातार बढ़ ही रहा था, और ऐसे में यूरोपीय यूनियन के तमाम देश जैसे ग्रीस, पुर्तगाल और भी कई अन्य देश जो आर्थिक दिवालिया बन रहे थे, उन्हें उस पैसे से मदद दी जा रही थी। तो ब्रिटेन ने सोचा कि पहले हमारा हित पूरा होना चाहिए, बाद में हमारे पैसे के उपयोग से दुनिया में कंगालीपन को दूर करने का काम होना चाहिए। कुछ ऐसी ही सोच के साथ ट्रंप इस समय काम कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका द्वारा दी जाने वाली विदेशी सहायता, अनुदान, ऋण सबकी समीक्षा करनी शुरू कर दी। अमेरिका से परमार्थ के नाम पर पैसा निकालना मुश्किल हो जाए, ट्रंप ने ऐसे निर्णयों की भरमार लगा दी है। ट्रंप को लगता है कि छोटे विकासशील देशों के पर्यावरण की सुरक्षा का ठेका हमने कोई ले रखा, और इसलिए भी हरित जलवायु कोष को अमेरिका जैसे अमेरिकी पैसों का व्यर्थ करने वाला तंत्र मान रहे हैं। ट्रंप का यह भी सोचना है कि जब अमेरिका सैकड़ों देशों को अपने यहाँ शुल्क मुक्त बाजार पहुंच देता रहा है, तो देशों को भी अमेरिका हितों के बारे में सोचना चाहिए। इस तरह से कुल मिलाकर ट्रंप दादा भाई नौरोजी के धन के पलायन के सिद्धांत से प्रभावित होकर महादेव गोविंद रानडे, आरसी दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक राष्ट्रवाद की भावना से प्रभावित होकर काम कर रहे हैं। अब देखिए, हमारे महापुरुषों को मुझे लगता है कि ट्रंप ने तो पढ़ लिया, लेकिन हम लोगों ने शायद नहीं पढ़ा, हमारी सरकार ने नहीं पढ़ा। अमेरिकी प्रथम की नीति पर चल रहे हैं ट्रंप। तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण के साथ ही नई नीतियों की घोषणा प्रारंभ कर दी है। अपने सभी चुनावी वादों को पूरा करने के लिए प्रशासन को आदेश देने शुरू कर दिए हैं। देश में घुसपैठ रोकने के लिए मैक्सिको की सीमा सील कर दी गई, जहां से भारी संख्या में लोग अमेरिका में अनधिकृत प्रवेश कर रहे थे। ट्रंप के निर्णय में अमेरिका को उन वैश्विक संगठनों से बाहर निकालने का प्रण भी है जिन्हें वे समझते हैं कि वे अमेरिका के साथ पक्षपात करते हैं। उनके विश्व संगठन जिन्हें भी अमेरिका के लिए उपयोगी नहीं समझते, उनके ग्रांट पर भी रोक लगा दी है। अमेरिकी मदद का दुरुपयोग करने वाले देशों की सहायता पर भी रोक लगा दी, जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश भी शामिल है। पनामा नहर से 44% अमेरिकी कंटेनर ट्रैफिक गुजरता है, उसे पुनः अमेरिका के कब्जे में लेने की बात भी ट्रंप ने की है। उनका मानना है कि 1999 नहर से संबंधित जो समझौता हुआ था वह अमेरिकी हितों के खिलाफ था। और आप देखेंगे, आंतरिक प्रशासन पर अपनी पकड़ मजबूत रखने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ ठोस कदम उठाए हैं। अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करने वाले अधिकारियों की संख्या में कमी करने उनकी कार्यकुशलता बढ़ाना इसमें शामिल है। सरकारी मंत्रालयों और विभागों में निजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है, और जिसके अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारियों की छटनी, समय से पहले रिटायरमेंट और बाहर से नए अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव है। अपने सहयोगी अरबपति एलन मस्क, जिन्होंने उनके चुनाव में $25 अरब से अधिक खर्च किए थे, उसे ट्रंप ने विशेष अधिकार दे रखे हैं, और जिसे असंवैधानिक कहा जा रहा है। पूरे गाजा क्षेत्र को राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के कब्जे में लेना चाहते हैं। इजरायली प्रधानमंत्री का समर्थन उनके साथ है। ट्रंप इस क्षेत्र को टूरिस्ट रिसोर्ट के रूप में विकसित करना चाहते हैं, जो बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराएगा। उष्ण तटीय क्षेत्र की जलवायु और वनस्पतियां पर्यटन विकास में सहायक होंगी। गाजा निवासियों को ट्रंप मिस्र और जॉर्डन में जाकर बसने की सलाह दे रहे हैं, और जिसका इन देशों ने पुरजोर विरोध किया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की खुली नीति है कि अमेरिका पहले चीन के बढ़ते प्रभुत्व को रोकने और अमेरिका को फिर से सबसे शक्तिशाली और समृद्ध राष्ट्र बनाना चाहते हैं। चीन के साथ व्यापार का अमेरिका का व्यापार घाटा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जो पिछले वर्ष 295 अरब डॉलर के ऊपर जा चुका है। ट्रंप ने अपने पहले शासनकाल में चीन से आयात पर टैरिफ में वृद्धि की थी, जिसके फलस्वरूप घाटे में कुछ कमी थी, किंतु बाद में वह फिर बढ़ने लगी। वर्ष 2018 की अपेक्षा 2024 में 17% तक की वृद्धि हो चुकी है। यूरोपीय यूनियन, मैक्सिको, वियतनाम और आयरलैंड के साथ भी अमेरिका का व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है। भारत के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा 2022 के 45.7 अरब डॉलर से घटकर 2024 में 36.8 अरब डॉलर था, जब दोनों देशों में 118.2 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। भारत अमेरिका के साथ टैरिफ युद्ध में कूदना नहीं चाहता है, आपस में मिलजुल कर निर्णय लेना चाहता है, जो दोनों देशों के हित में है। अमेरिका में अनधिकृत प्रवेश करने वालों के प्रति भी भारत की यही नीति रही है। विश्व की करेंसी में अमेरिका डॉलर का प्रभुत्व बनाए रखने के लिए भी राष्ट्रपति ट्रंप प्रतिबद्ध है। ब्रिक्स देशों द्वारा नई करेंसी निकालने के प्रस्ताव का उन्होंने कड़े शब्दों में विरोध किया। क्या किया? विरोध किया। ये तो देखा ही होगा, धमकी भी दी उन लोगों ने। और आप देखते हैं कि ये ट्रंप की नीतियां कितनी सफल होंगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। विश्व के सारे देश एक दूसरे पर निर्भर है, ऐसे में मिलजुल कर चलने में ही सबक है सबका। और 16 जून 2009 में इसकी ब्रिक्स की स्थापना हुई थी, और इस तरह के संगठनों से भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जरूर याद रखिएगा। भारत इसमें मेंबर है। ये आप देखिए, अभी उपचुनाव हुआ था ना उत्तर प्रदेश में। देखिए, उपचुनाव यानी किसी भी कारण से कोई सीट खाली होती है ना, तो वहां जो चुनाव होता है उसे वाई इलेक्शन कहते हैं। कहते हैं वाई इलेक्शन। ये आप देखिए, उत्तर प्रदेश से लखनऊ, इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 100 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं और आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल देखने को मिलेंगे। तो पढ़ सकते हैं, राजनीति की बातें हो रही हैं। ये भारतीय मौसम विभाग, आपदा प्रबंधन और विश्व बंधुत्व, ये क्या हो रहा है इसे भी देख लेते हैं। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का 150वां स्थापना दिवस हाल ही में आयोजित किया गया, और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के मौसम संबंधी आपदा प्रबंधन का लाभ भारत सहित अन्य देशों को भी मिल रहा है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है। नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान से लेकर तुर्की, मालदीव आदि राष्ट्रों में आए आपदा के समय भारत की तत्पर आपदा प्रबंधन की टीम ने तत्काल मदद की, और जिसने भारत के विश्व बंधुत्व की छवि को मजबूती प्रदान की है। वैश्विक स्तर पर जब हम आपदा प्रबंधन की दिशा में किए गए पहल की बात करें तो पिछली सदी के अंतिम दशक में इससे निपटने के लिए संबंधित अंतर्राष्ट्रीय दशक 1991 से 2000, योकोहामा स्ट्रेटेजी 1994, हुगो फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन 2005 और सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 जैसे प्रमुख कदम उठाए गए। इसी दौर में भारत में भी 21वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हिंद महासागर में आए 2004 सुनामी के बाद आपदा प्रबंधन के लिए संबंधित अधिनियम 2005 लागू किया गया। इसके तहत राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर क्रमशः राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन बल आदि का गठन किया गया। और इससे आप देखते हैं कि भारत ने अपनी तैयारी, तत्परता एवं तत्काल सहयोग के दम पर एक अलग पहचान बनाई है। आपदा सहयोग एवं सॉफ्ट पावर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आज आपसी सामंजस्य को बढ़ावा देने हेतु बंधुता एवं सहयोग की भावना पर बल दिया जा रहा है। सैन्य एवं आर्थिक क्षमता में विकास के साथ ही आज कूटनीति में सॉफ्ट पावर नीति का विशेष स्थान बना है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेष जोसेफ नाई के अनुसार सॉफ्ट पावर का तात्पर्य आक्रामक सैन्य व मौद्रिक प्रभाव का उपयोग किए बिना ही अनुनय, विचार, संस्कृति, व्यवहार एवं सहयोगी भाव से राष्ट्रों को प्रभावित कर संबंधों को सुदृढ़ करना। आज भारतीय संदर्भ में भी संबंधों को मजबूती प्रदान करने हेतु कई प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं, और जिसमें पड़ोसी राष्ट्र व वैश्विक पटल पर सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के आधार पर संबंधों को मजबूती प्रदान की जा रही है। भारत के विभिन्न देशों के को विपरीत एवं आपदा की स्थिति की मदद सॉफ्ट पावर कूटनीति को काफी मजबूत प्रदान कर रहा है, और जिसका उदाहरण हमें भारत द्वारा किए गए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जैसे 2023 में
तुर्की सीरिया भूकंप में ऑपरेशन दोस्त के तहत मदद, 2022 में ऑपरेशन गंगा यूक्रेन, 2021 में ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान, 2016 में ऑपरेशन संकट मोचन, 2015 में ऑपरेशन मैत्री नेपाल ज्वलंत उदाहरण है। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत के मानवीय मूल्यों के समागम को दर्शाते हैं। भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए कई राष्ट्रों के साथ द्विपक्षीय बहुपक्षीय समझौतों जैसे रूस एवं भारत के बीच आपदाकालीन प्रबंधन में सहयोग, भारत एवं इंडोनेशिया जापान आदि के साथ समझौता ज्ञापन इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आईएमडी विजन 2047, तो आप देखिए भारत की विदेश नीति परस्पर सहयोग को आधार बनाकर तेजी से विश्व की ज्वलंत समस्याओं के निराकरण हेतु सहभागिता पर जोर दे रहे हैं। आज ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव ने विश्व को आपदा प्रबंधन हेतु प्रोत्साहित किया और जिसमें पड़ोसी देशों के मध्य सहयोग एवं संवाद की आवश्यकता बढ़ रही है। भारत सरकार के मौसम विभाग ने विजन 2047 द्वारा भारत और पड़ोसी देशों को बेहतर रेडियो क्लाइमेट स्मार्ट बनाने पर जोर दिया है। आईएमडी विजन 2047 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के साथ जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु मौसम संबंधी विषयों में डाटा आदान प्रदान, वैश्विक संस्थाओं के संयुक्त प्रयास आधारित संशोधन अनुसंधान संगठनों को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत की बढ़ती विशेषता आने वाले वर्षों में वैश्विक स्तर पर हक हमें एक मजबूत ताकत के रूप में स्थापित करेगा, परंतु इस दिशा में कुछ आयामों पर भी अभी भी काफी चिंतन मंथन की जरूरत है, जिसमें खासकर मानव जनित आपदाएं शामिल हैं। और अभी भी हम अगर स्थानीय स्तर से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव जनित आपदाओं से होने वाली मृत्यु के आंकड़ों को देखें तो वह प्राकृतिक आपदाओं से कई गुना ज्यादा है, परंतु अभी भी आपदा प्रबंधन को मुख्यतः प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे बदलाव की आवश्यकता है ताकि रेल, सड़क दुर्घटना, भगदड़, आग आदि जैसी आयामों पर भी विस्तृत रूप से चर्चा हो सके। यदि इस दिशा में समुचित कदम उठाए जाए तो आने वाले समय में मानव जनित आपदा, उसके बाद होने वाले जानमाल की क्षति को न्यूनतम किया जा सकता है। बताइए आप लोग क्या सोचते हैं। और इस तरह से आप देखें कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।